पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपयोगिता की क्या विशेषताएं होती है। आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार में मुख्य रूप से अपने पास में दो प्रकार होते हैं। एक होता है टीयू, जिसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी टीयू। और एक होता है बेटा एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। अपने पास में उपयोगिता दो प्रकार की होती है। उपयोगिता के प्रकार में दो स्वरूप पढ़ते हैं अपन। पहला कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, जिसको हम टीयू कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे बेटा, टीयू। और एक और होगा जिसका नाम होगा सीमांत उपयोगिता, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी और इसको एमयू कहेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं बेटा कुल उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उसके सामूहिक योग को, उसके सामूहिक योग को, और सामूहिक योग की जगह हम संचय योग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, संचय योग। किस तरह से होता है वो बाद में बताएंगे अपन कि कुल उपयोगिता की परिभाषा क्या है कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के सामूहिक या संचय योग को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं, सामूहिक या संचय। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि माना कि एक राम नाम का पर्सन है, राम आम की इकाइयों का उपभोग कर रहा है। आम की प्रथम इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी राम आम की 5 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। राम एक उपभोक्ता है। वह किसकी कौन सी इकाइयों का उपभोग कर रहा है, आम की विभिन्न इकाइयों का, आम की विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहा है। उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, माना कि पहली इकाई से 50 उपयोगिता मिलती है, दूसरे से उसको 40 मिलती है, तीसरे से उसको 30 मिलती है, चौथी से उसको 20 मिलती है और पाँचवीं से उसको 10 मिलती है। ये उपयोगिताएँ काल्पनिक होती है, लेकिन उपयोगिता की एक विशेषता होती है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करता है तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता में क्रमशः क्या आती है, गिरावट आती है। तो मैंने कहा कि उपभोक्ता द्वारा, माना कि राम उपभोग की गई इकाइयाँ, आम की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, इसका सामूहिक योग कर दो। सामूहिक योग का मतलब है इसको जोड़ दो, एक साथ जोड़ दो। 50 और 40 90, 90 और 30, 90 और 30 कितना होता बेटा, 120, 20 और जोड़ दो 140, 150, यानी कुल उपयोगिता कितनी हुई, 150। इसको संचय योग भी कर सकते हैं। किस तरह से बेटा, 50 में 40 और जोड़े कितना हो गया बेटा, 90 में 30 जोड़े कितना हो गया बेटा, 120 में 20 जोड़े कितना हो गया बेटा, 140, और 140 में 10 जोड़े कितना बेटा, 150। तो मैंने कहा, क्या कहा बेटा, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का सामूहिक योग या संचय योग कुल उपयोगिता कहलाता है। अगर आपके पास में इस तरह की एक टेबल आ जाए और आपको कहा टीयू निकालिए, तो एक इकाई से कुल उपयोगिता कितनी, 50, 2 से कुल उपयोगिता कितनी होगी बेटा, 90, 3 से कुल उपयोगिता कितनी होगी, 120, 4 से कुल उपयोगिता कितनी होगी, 140, और 5 से कुल उपयोगिता कितनी होगी, 150। इस तरह से हम फॉर्मूले के रूप में कर सकते हैं, टीयू बराबर U1 यानी प्रथम इकाई की उपयोगिता, U2 दूसरी इकाई की उपयोगिता, U3 तीसरी इकाई। इस तरह से विभिन्न इकाइयों से उपभोग की गई विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, अगर इन सबको एक साथ जोड़ ले बेटा, 50 + 40 + 30 + 20 + 10 बराबर समेशन U, यानी प्राप्त उपयोगिता का सामूहिक योग कितना हो गया बेटा, 150। तो लास्ट में अपन बात करते हैं कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के सामूहिक योग को, के संचय योग को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। सूत्र U1 + U2 + U3, इस तरह से हमने जोड़ा कितना, 150 आया। या प्राप्त उपयोगिता का सामूहिक योग, या कौन सा योग बेटा, संचय योग। और एक सूत्र और बनकर आता है AU × उपभोग की गई मात्रा। जब हम AU यानी औसत उपयोगिता होती है, औसत उपयोगिता जब हम बताएंगे उस समय आपको बताएंगे कि औसत उपयोगिता को उपभोग की गई मात्रा से भी गुणा करें तो क्या आता है बेटा, कुल उपयोगिता। तो लास्ट में हम बात कर सकते हैं कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के सामूहिक योग को, के संचय योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। प्राप्त उपयोगिता का सामूहिक योग या संचय योग, इस तरह से हम तालिका बनाकर कुल उपयोगिता को समझा सकते हैं। अब अपना अगला स्वरूप रहेगा, इसका अगला प्रतिरूप रहेगा सीमांत उपयोगिता। हमने
कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ा था, टीयू के बारे में पढ़ा था, टीयू टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। अब हम पढ़ रहे हैं अगली उपयोगिता का अगला रूप सीमांत उपयोगिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बेटा एमयू। अब हम एमयू की बात करेंगे। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को, कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। माना कि राम है, कौन है बेटा, राम ने 5 इकाई का उपभोग किया और कुल उपयोगिता थी 150। माना कि राम ने 5 इकाई का उपभोग किया और कुल उपयोगिता थी 150। मैंने क्या बोला कि दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, अब आम की इकाई बढ़कर हो गई 6। उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में, और कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 180। तो इसका सूत्र होता है बेटा कि दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। 5 इकाई से बढ़कर 6 इकाई हुई, इसको हम अतिरिक्त इकाई कहते हैं। कौन सी इकाई है बेटा, ये अतिरिक्त इकाई। और अतिरिक्त इकाई को हम एक नया नाम भी देते हैं, जिसको कहते हैं बेटा कौन सी इकाई, सीमांत इकाई। अतिरिक्त इकाई को क्या कहते हैं, सीमांत इकाई। तो अतिरिक्त इकाई को हम सीमांत इकाई कहते हैं। और सीमांत इकाई से देखो, पहले कुल उपयोगिता कितनी थी, 150, 5 इकाई का उपयोग किया और कुल उपयोगिता था 150, और अब 5 से 6 इकाई हुई और कुल उपयोगिता बढ़कर 180 हो गई। यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितनी यूनिट का हुआ, कितनी यूटिल्स का हुआ, 30 यूटिल का। तो सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता, सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को कौन सी उपयोगिता कहते हैं, एमयू कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो परिभाषा वापस देखिए बेटा, दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को, कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितने का है, 30 यूटिल्स का है। तो कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और अगली डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, अतिरिक्त इकाई को सीमांत इकाई, ये अतिरिक्त इकाई है, अतिरिक्त इकाई को क्या कहते हैं, सीमांत इकाई। और सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को भी क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। तो प्रश्न आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राम ने 5 इकाई का उपभोग किया और कुल उपयोगिता 150 थी, और 5 इकाई से बढ़कर 6 इकाई हुई और कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हुई, 180। तो एक अतिरिक्त इकाई जो थी उससे हमें उपयोगिता, कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितनी इकाई को हुआ, 150 से बढ़कर 130, 130 में से 150 गए, कितने रह गए बेटा, 30। तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो शायद अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अतिरिक्त इकाई को सीमांत इकाई और सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। सूत्र के रूप में भी देखें तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। सूत्र के रूप में कैसे कर सकते हैं बेटा, सूत्र के रूप में लिखा है कि कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन अपन उपभोग मात्रा में परिवर्तन। सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या बन रहा है बेटा, कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपन उपभोग मात्रा में परिवर्तन। कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितने का, 30 का। उपभोग मात्रा में परिवर्तन कितनी इकाई का, 1 इकाई का। तो बोलो बेटा 30 में 1 का भाग देंगे कितने ही, 30। तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी बेटा, 30। इसको हम एक नए सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्यू। चेंज इन टी यू का मतलब होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन, और चेंज इन क्यू का मतलब है उपभोग मात्रा में परिवर्तन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी यू एन माइनस 1 अपॉन क्यू एन माइनस 1। टी यू एन यानी वर्तमान कुल उपयोगिता। टी यू एन का मतलब क्या हो गया बेटा, टी यू एन वर्तमान कुल उपयोगिता कितनी बेटा, 180 माइनस टी यू एन माइनस 1 यानी पुरानी वाली कुल उपयोगिता प्रीवियस, तो 150। क्यू एन वर्तमान की उपभोग मात्रा 6, क्यू एन माइनस 1 पुरानी उपभोग मात्रा कितनी बेटा, 5। तो 180 में से 150 गए कितने बेटा, 30, और 6 में से 5 के कितने रह गए, 1। तो सीमांत उपयोगिता कितनी आई, 30। या जब भी अगर आपको लगे इस क्वेश्चन में 5 इकाई से बढ़कर कितनी इकाई हो गई बेटा, 7 इकाई हो गई।
अब प्रश्न बनकर चेंज होकर क्या हो गया कि राम 5 इकाई का उपभोग करता है और कुल उपयोगिता 150 थी, और 7 इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हो गई 180। यानी कुल उपयोगिता में परिवर्तन कितना 30 का, और अब उपभोग मात्रा पहले नहीं कितनी बेटा 7 में से 5 के कितने रह गए बेटा 2, तो वापस 1 और ऊपर कितना हो गया 15। अब सीमांत उपयोगिता कितनी होगी 15। बात वही होगी एक अतिरिक्त इकाई, ये देखिए बेटा क्योंकि भाग देने पर 1 आ गया, तो एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं सीमांत उपयोगिता। इस सूत्र ये सूत्र और ये सूत्र सेम है, लेकिन जब एक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया गया है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नीचे मात्राएं ज़्यादा है तो भाग देंगे, नहीं तो सीमांत उपयोगिता का अगर एक अतिरिक्त इकाई एक ही इकाई में परिवर्तन है TUN-1 यानी वर्तमान उपभोग इकाई की कुल उपयोगिता माइनस पुरानी उपभोग इकाई की कुल उपयोगिता को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे तो हमेशा एक अतिरिक्त इकाई है और एक का भाग किसी में भी दे आंसर ऊपर वही आता है। तो एक अगर इकाई है तब तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, और एक से ज़्यादा तो इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सूत्र होता है सीमांत उपयोगिता का कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन उपभोग मात्रा में परिवर्तन। इसी तरह से एक प्रश्न को इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर कोई एक संख्या यहाँ गायब है और आपको प्रश्न दे दिया सीमांत उपयोगिता कितनी बेटा 15 है। अब देखिए बेटा एक नया क्वेश्चन उभर कर आपके सामने आया कि उपभोग मात्रा 5 थी, कुल उपयोगिता 150 थी, और उपभोग मात्रा कितनी होगी जब कुल उपयोगिता बढ़कर 180 हो जाती, सीमांत उपयोगिता उसकी कितनी 15 है। तो सूत्र आपका क्या बेटा MU बराबर TUN-1 अपॉन QN-1। सीमांत उपयोगिता कितनी बेटा 15 है, कुल उपयोगिता 180 नई, पुरानी कितनी बेटा 150, नई मात्रा कितनी है, नई मात्रा मुझे पता नहीं है, और पुरानी मात्रा कितनी बेटा 5। तो हम ब्रश गुणा करेंगे, 5 को इस x से गुणा करेंगे, 15 को x से गुणा करेंगे 15x, और 15 को 5 से गुणा करेंगे -75, और 180 में से 150 गए तो कितने रहते हैं बेटा 30, और इधर रिप्लेस करेंगे अपन तो 15x बराबर 30 माइनस कितना बेटा 30 माइनस का इधर गया प्लस हो गया 75, तो ये दोनों को जोड़ो कितना हो गया बेटा 105, और इधर हो गया कितना बेटा 15x। तो x के अब x जो आ रहा है 105 में किसका भाग देंगे बेटा 15 का, तो कितना आता है बेटा 7। तो यहाँ पर कितनी इकाई आ गई बेटा 7 इकाई। इस तरह से हम इकाइयों की मात्रा इकाई भी आसानी से गणना कर सकते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैंने x लिखा था, तो 5 इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 150 थी, और कितनी इकाई का उपभोग करें कि कुल उपयोगिता 180 हो जाए, सीमांत उपयोगिता 15 है। इस क्वेश्चन को इस तरह से अब यहाँ पर कोई भी संख्या गायब करके हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल में बात करते हैं सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अतिरिक्त इकाई को सीमांत इकाई, और सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या हो गया, कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन उपभोग मात्रा में परिवर्तन, या MU बराबर चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। सीमांत उपयोगिता 3 तरह की होती है बेटा, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है। आगे के प्रश्न में इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब अपने सामने एक नया प्रश्न उभर कर आएगा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा अध्ययन रहेगा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। क्या प्रश्न रहेगा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। TU यानी टोटल यूटिलिटी, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, तो अगर एक्सप्रेशन क्वेश्चन आ जाए, तब हमें पहले कुल उपयोगिता के बारे में लिखना है, बाद में सीमांत उपयोगिता के बारे में लिखना है। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, किसी दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के सामयिक योग को, के संचय योग को प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि प्राप्त उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता एक ही होती है।
तो दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के सामूहिक योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। MU1 MU2 ... MUN। जैसा कि उपभोग की गई इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राप्त होने वाली उपयोगिता 10 उपयोगिताएं बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जीरो भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसा कि 10 20 30 20 10 0 -10 और -20 यानी प्राप्त उपयोगिताएं धनात्मक और बढ़ सकती है, धनात्मक और घट सकती है, जीरो भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब कुल उपयोगिता कैसे बनाई अपन ने? 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 30 जोड़े 60, 60 में 20 जोड़े 80, 80 में 10 जोड़े 90, 90 में 0 जोड़ा 90। अब -10 उपयोगिता घटी है तो 90 में 10 घटाए 80 और 80 में से 20 घटाए कितने बेटा 60। तो कुल उपयोगिता के बारे में लिखना है कि दिए गए समय में वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के सामूहिक योग को, संचय योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं ये भी लिखना पड़ेगा अपने को। तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर, जैसे एक से दूसरी इकाई आई, दूसरी से तीसरी इकाई आई, तीसरी से चौथी इकाई, तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। पिछले वीडियो में इसको अपन ने एक्सप्लेन से कर दिया था कि सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या होता है? चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन अपॉन उपभोग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। जैसे कुल उपयोगिता दूसरी इकाई कितनी 30, पहली कितनी 10, 30 में से 10 गए कितने गए बेटा 20, 60 में से 30 गए कितने बेटा 30, 80 में से 60 गए कितने बेटा 20, 90 में से नया कितना 90, पुराना कितना 80, 90 में से 80 गए कितना बेटा 60, 90 में से 90 गए 0, 80 में से 90 गए -10, 60 में से 80 गए -20। इस तरह से हमें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध जब पता ना हो तो पहले कुल उपयोगिता के बारे में लिखे, फिर सीमांत उपयोगिता के बारे में लिखे, फिर एक तालिका मैंने आपके सामने बना दी कि उपभोग इकाइयाँ हैं, प्राप्त उपयोगिताएं हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे TU का। कुल उपयोगिता 0 10 30 60 80 90 90 80 और 60 और इसको ऊपर मिला देंगे तो ये TU वक्र आ गया। और TU वक्र का आकार अंग्रेजी अक्षर उल्टा ही होता है और TU वक्र का आकार निर्भर करता है किस पर? MU वक्र पर। MU वक्र देखिए बेटा, पहला कितना 10 के बाद कितना 20 30 20 10 0 -10 और -20। तो हमने ये MU वक्र बना दिया, इसका आकार भी उल्टा अक्षर U होता है। यानी हमने y एक्सिस पर TU और MU लिया है, x एक्सिस पर हमने उपभोग की इकाई ली और आपके सामने दो वक्र बनकर आए, एक TU वक्र और एक MU वक्र। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि TU और MU का क्या रिलेशन है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन। तो पहला रिलेशन क्या कि प्रथम इकाई पर TU और MU हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो प्रथम इकाई पर TU और MU का मान हमेशा एक ही होता है। जैसे प्रथम इकाई पर यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, यानी प्रथम इकाई पर TU और MU का मान हमेशा क्या होता है? समान होता है। दूसरा, जब MU धनात्मक और बढ़ती है, ये देखो बेटा 10 20 30 धनात्मक भी है और बढ़ रही है, तो TU देखो 10 30 60 TU बढ़ रही है, लेकिन पहले कितनी बढ़ी? 20 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी? 30 बढ़ी, यानी TU बढ़ती दर से बढ़ती है। कौन सी दर से? बढ़ती दर से। तो पहला क्या है बेटा? जब MU धनात्मक और बढ़ता है तो TU बढ़ती दर से बढ़ता है। जब MU धनात्मक और क्या होता है बेटा? बढ़ता है, धनात्मक और बढ़ता है तो TU बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी MU का मान 0 से ज़्यादा तो होता है लेकिन बढ़ता हुआ है। तो पहला संबंध क्या है बेटा? प्रथम इकाई पर TU और MU हमेशा क्या होती है? समान होती है। दूसरी महत्वपूर्ण स्थान क्या है बेटा? दूसरा महत्वपूर्ण संबंध क्या है? जब MU धनात्मक और बढ़ता है तो TU बढ़ती दर से बढ़ता है। उल्टा भी लिख सकते हैं कि जब TU बढ़ती दर से बढ़ता है तो MU धनात्मक और क्या होता है? बढ़ता है। तीसरा संबंध देखिए, जब MU धनात्मक और घटता है, देखिए MU 30 के बाद 20 10 और 0 धनात्मक है लेकिन गिर रहा है, तो TU देखो 60 से 80 हुआ 20 बढ़ा, 80 से 90 10 बढ़ा और 90 से 90 यानी 0 बढ़ा। बढ़ तो रहा है लेकिन कौन सी दर से? घटती दर से। कौन सी दर से? घटती दर से। तो जब MU धनात्मक और घटता है तो TU घटती दर से बढ़ता है। जब MU धनात्मक और घटता है तो TU बढ़ता तो है लेकिन कौन सी दर से? घटती दर से। पहले बढ़ती दर से बढ़ता था, अब घटती दर से। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा? MU धनात्मक होना चाहिए। उल्टा भी ले सकते हैं कि जब TU घटती दर से बढ़ता है तो MU धनात्मक और घटता चला जाता है, यानी MU का मान 0 से ज़्यादा होता है लेकिन घटता जाता है। तो प्रथम संबंध
पहला संबंध क्या है, प्रथम इकाई पर टी यू और एम यू हमेशा बराबर होता है। दूसरा संबंध क्या बेटा, जब एम यू धनात्मक और बढ़ता है तो टी यू बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी एम यू का मान 0 से ज़्यादा होता है और बढ़ता है। तीसरा संबंध क्या है, जब एम यू धनात्मक और घटता है तो टी यू घटती दर से बढ़ता है। चौथा संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब एम यू का मान 0 होता है, जब एम यू का मान क्या होता है 0, तो टी यू का मान उस समय क्या होता है अधिकतम। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एम यू का मान 0 होता है तो टी यू का मान क्या होता है अधिकतम। उल्टा हो सकता है, जब टी यू का मान अधिकतम होता है, टी यू यानी कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है 0। यही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का क्या कहलाता है स्तर, यानी एक उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि स्तर पर कब आ जाता है, जब कब आएगा, जब एम यू का मान क्या होगा 0 और टी यू का मान क्या होगा अधिकतम। तो बेटा चौथी महत्वपूर्ण संबंध क्या है बेटा, एम यू का मान 0 हो तो टी यू का मान क्या होता है अधिकतम। यही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का क्या होता है स्तर। इसके बाद भी और बात करें, जब एम यू ऋणात्मक होता है, जब एम यू क्या होता है ऋणात्मक, तो टी यू घटता चला जाता है। ये देखिए एम यू ऋणात्मक -10 और -20, तो टी यू देखो 90 से 80 और 60, ये घटती दर से बढ़ना और नहीं, अब तो घटता जाएगा लेकिन धनात्मक होगा। टी यू घटेगा लेकिन धनात्मक होगा। तो पांचवा संबंध क्या बेटा, जब एम यू ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक का मतलब 0 से क्या होता है बेटा कम, तो जब एम यू ऋणात्मक होता है तो टी यू घटता चला जाता है। इसी तरह से बेटा तो 5 संबंध क्या है, प्रथम इकाई पर टी यू और एम यू हमेशा समान होते हैं। दूसरा संबंध क्या है, जब एम यू धनात्मक और बढ़ता है तो टी यू बढ़ती दर से बढ़ता है। तीसरा संबंध क्या है, जब एम यू धनात्मक और घटता है तो टी यू घटती दर से बढ़ता है। चौथा संबंध क्या बेटा, जब एम यू का मान 0 होता है तो टी यू का मान अधिकतम होता है। ये उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का क्या होता है स्तर कहलाता है। उसके बाद पांचवा संबंध क्या, जब एम यू ऋणात्मक हो जाता है तो टी यू घटता चला जाता है। छठा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक उपभोक्ता का आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन आता है, 2 क्षेत्र होते हैं बेटा, आर्थिक क्षेत्र और अनार्थिक। आर्थिक यानी उपभोक्ता के लिए अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। तो जब एम यू 0 टी यू अधिकतम, तो इधर वाला जो हिस्सा है आपका ये तो क्या बेटा आर्थिक क्षेत्र है, और इधर वाला क्या बेटा अनार्थिक। तो आर्थिक क्षेत्र में 2 बातें हो सकती है कि एम यू धनात्मक होना चाहिए चाहे वो बढ़े चाहे घटे। एम यू धनात्मक होना चाहिए चाहे वो बढ़े। ये कौन सा क्षेत्र बेटा, बेटा आपका आर्थिक, और ये क्षेत्र कौन सा बेटा अनार्थिक। तो एम यू धनात्मक हो चाहे बढ़े चाहे घटे, या टी यू घटती दर से जब तक बढ़ता रहेगा, टी यू घटती दर से जब तक बढ़ता रहेगा तब तक एक उपभोक्ता का कौन सा क्षेत्र होगा आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। इसी तरह से एक और चाहे तो 7वां बिंदु इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, जब एम यू का मान अधिकतम होता है तो टी यू वक्र पर स्थित बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं, मोड़ बिंदु। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है बेटा कि जब एम यू का मान अधिकतम होता है, एम यू का मान क्या होता है अधिकतम, तो टी यू वक्र पर स्थित बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं, मोड़ बिंदु के नाम से जाना जाता है। बेटा झुकाव बिंदु, नीतिगत बिंदु, इसका नाम और क्या बेटा, मोड़ बिंदु को झुकाव बिंदु भी कहते हैं, नीतिगत बिंदु भी कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। तो आपको वापस एक बार मैं रिपीट कर दूं कि प्रथम इकाई पर टी यू एम यू हमेशा समान होती है। दूसरा, एम यू धनात्मक और बढ़ता है तो टी यू बढ़ती दर से बढ़ता है। तीसरा, एम यू धनात्मक और घटता है तो टी यू घटती दर से बढ़ता है। चौथा, एम यू का मान 0 होता है तो टी यू का मान अधिकतम होता है। यही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का स्तर कहलाता है। पांचवा, एम यू ऋणात्मक होता है तो टी यू घटता चला जाता है। छठा, एक उपभोक्ता का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है, जब या तो एम यू धनात्मक होनी चाहिए चाहे वो बढ़े चाहे घटे, या टी यू घटती दर से क्या हो बढ़ती रहे। एक 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा, जब एम यू का मान अधिकतम होता है, एम यू का मान अधिकतम होता है तो टी यू वक्र पर स्थित बिंदु को मोड़ बिंदु, झुकाव बिंदु या नीतिगत बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया बेटा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगले वीडियो में अब हम सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।